अगर मैंने तलवार उठाई तो खून की नदियां बह जाएंगी। आखिर में सिर्फ तलवार बचेगी, इंसान नहीं। ये सब छोड़ो और प्यार करो। प्यार दोगे तभी तो तुम्हें प्यार मिलेगा। तेलुगु सिनेमा का एक ऐसा स्टार जिसने ना सिर्फ तेलुगु सिनेमा बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया। उससे पहले भी कई सारे सुपरस्टार्स हुए, लेकिन वो पहला पैन इंडिया स्टार कहलाया। और क्या नॉर्थ क्या साउथ, उस पर पब्लिक ने दिल खोल के प्यार लुटाया। एक ऐसा स्टार जिसके सिर्फ एक ही फिल्म ने उसे ग्लोबली पहचान दिलाई, लेकिन इतने बड़े मुकाम पर जाने के बाद भी अगले 6 साल तक उसने जिस भी फिल्म को हाथ लगाया वो मिट्टी में मिल गई। मीडिया से लेकर हर किसी ने उसे ट्रोल करते हुए लॉटरी स्टार, डायरेक्टर ड्रिवन एक्टर, इवन कुछ झांटू लोगों ने तो रजनी सर के साथ उसकी फेक फोटो तक वायरल करके ये भी कह दिया कि अब इसका कमबैक तो खुद भगवान भी नहीं करवा पाएंगे। बेवजह इतनी ट्रोलिंग और हेट के बाद भी उसके डाई हार्ड फैंस का प्यार उसके लिए कभी कम नहीं हुआ, बल्कि वो बढ़ता ही गया। और उसने भी अनलाइक अदर एरोगेंट स्टार्स अपने फैंस को कूटने, फोन छीनने या मारने के बजाय हमेशा उन्हें दिल खोल के प्यार दिया है। इवन अपने एक डिसेबल्ड फैन को तो उसने अपना पर्सनल नंबर तक दे दिया और बैठकर उसके साथ फोटो तक खिंचवाई। और अपने एक दूसरे डिसेबल्ड फैन को बाहुबली की स्पेशल स्क्रीनिंग पर भी बुलाया और सेट का पूरा टूर भी दिया। हमारी सबसे सक्सेसफुल सीरीज राइज ऑफ स्टार में हमने अब तक आपको सलमान, सुपरस्टार SRK, यश थलाइवा, धनुष से लेकर अजय देवगन, ऋतिक रोशन, अक्षय, रणवीर सबकी जर्नी बताई। लेकिन आज हम जिसकी बात करने वाले हैं ना, उसे फिल्मी दुनिया में सबसे बड़ा नाम बनाने के बाद भी सबसे ज्यादा हम्बल, डाउन टू अर्थ नेचर और लोग उसे कंट्रोवर्सी से हमेशा दूर रहने की वजह से जानते हैं। राइज ऑफ स्टार की 19th और कंप्लीट वीडियो है जिसमें हम आपको रेबल स्टार प्रभास की इंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्में और कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। जैसे बाहुबली के बाद प्रभास को 6000 मैरिज प्रपोजल्स भी आए, लेकिन उन्होंने सलमान भाई की तरह सबको इनकार कर दिया। और प्रभास इंडिया के पहले स्टार भी बने जिनकी लगातार 4 फिल्में डे 1 कलेक्शन में 100 करोड़ क्रॉस कर पाई। और तो और जहां हम आप दूसरों को गिफ्ट्स में फ्लावर पॉट्स, वॉच, परफ्यूम गिफ्ट करते हैं, तो वही प्रभास लोगों को डिफरेंट क्यूजीन का खाना गिफ्ट करते हैं। और ये भी जानेंगे कि प्रभास को लोग रेबल और डार्लिंग स्टार क्यों कहते हैं और प्रभास इंडिया के सबसे महंगे एक्टर कैसे बने। वैसे इससे पहले भी हमने प्रभास कमबैक पर 8 मिनट की एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिस पर आज 144 के व्यूज है। और जब हमारी कम्युनिटी पर हमने आपसे राइज ऑफ स्टार के लिए पूछा तो 50,000 प्लस लोगों ने प्रभास के लिए वोट किया। तो ये काफी डिटेल और कंप्लीट वीडियो जिससे मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला है। एंड आई कैन गारंटी यू कि आप प्रभास के कितने भी बड़े फैन क्यों ना हो, आपको इतना कुछ तो नहीं पता होगा और ऐसी वीडियो आपको कहीं मिलेगी भी नहीं। लगभग 20 साल से इंडस्ट्री में काम करने वाले उलपति वेंकटेश सूर्यनारायण प्रभास राजू एक रेबल स्टार या डार्लिंग फॉर हिज फैंस एक काफी रेनाउंड फैमिली से आते हैं, जहां इनके बाबूजी उलपति सूर्यनारायण राजू टॉलीवुड यानी तेलुगु सिनेमा में एक फेमस फिल्म प्रोड्यूसर थे, तो वहीं इनके चाचा कृष्णम राजू एक एक्टर। मतलब घर में पूरा फिल्मी माहौल बना रहता था, कोई ना कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े लोग घर पर आते ही रहते थे। और जब भी कोई प्रभास से पूछता कि बेटा आगे चलकर फिल्म में हीरो बनोगे ना, तो अनलाइक अदर किड्स हिज आंसर्स वेर नो, क्योंकि प्रभास बताते हैं कि वो हमेशा से ही काफी इंट्रोवर्ट रहे। अपने दोस्तों और करीबियों से उन्होंने हमेशा काफी खुल के बात की। इवन इंडिया के पहला पैन इंडिया स्टार एक एक्टर नहीं बल्कि एक शेफ बनना चाहता था, क्योंकि बटर चिकन और बिरयानी से बेइंतहा मोहब्बत जो थी। और अपनी स्कूलिंग के बाद ही उन्होंने डिसाइड भी कर लिया था कि भैया आगे चलकर अपना रेस्टोरेंट वगैरह ही खोलेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि गॉड प्लान इज ऑलवेज ग्रेटर देन आवर ओन प्लान। तो एक दिन उन्होंने 1976 में आई फिल्म भक्त कनप्पा देखी और सबसे पहले उन्होंने अपने चाचा को जाकर एक्टर बनने की ख्वाहिश बताई। तभी भी उन्होंने कहा कि पहले बीटेक की डिग्री ले लो, फिर इसके बारे में सोचते हैं। तो प्रभास ने श्री चैतन्य कॉलेज से बीटेक का कोर्स पूरा किया। इसके बाद भी इन हिज एंटायर फैमिली नो वन एग्रीड विद हिज करियर ऑप्शन एज एन एक्टर, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपनी ऐसी इमेज बना ली थी कि कोई भी यह बात पचा ही नहीं पा रहा था। और प्रभास ने खुद भी कहा था कि माय अंकल इज एन एक्टर, माय डैड इज अ प्रोड्यूसर, सो दे आस्क्ड मी इफ आई वाज इंटरेस्टेड एंड आई वाज लाइक हाउ कैन समवन एक्ट इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल विद लाइट्स एंड इमोट। लेकिन फिल्मी बैकग्राउंड से होने की वजह से उन्हें भी कहीं ना कहीं समझ में आ ही गया था कि कुछ भी कर लो, काम तो कहीं ना कहीं फिल्मों से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर 2002 में प्रभास ने डेब्यू किया फिल्म ईश्वर से, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और 3 करोड़ कमाकर बिलो एवरेज फिल्म भी साबित हुई। लेकिन अनलाइक अदर स्टार्स जैसे अल्लू अर्जुन जूनियर, NTR, जिन्हें मार्केट में लॉन्च करने के लिए उनके पापा ने उनकी फिल्में प्रोड्यूस कर दी, तो वहीं प्रभास के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इवन टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनकी पहली फिल्म के डायरेक्टर जयंता परांजी, उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि प्रभास सूर्यनारायण राजू के बेटे हैं। फिर 2003 में प्रभास की फिल्म आई राघवेंद्र, जिसमें उनके साथ अंशु, श्वेता अग्रवाल और ब्रह्मानंदन ने भी काम किया। 3 करोड़ में बनी ये फिल्म 2 करोड़ का कलेक्शन करते
करती है और बुरी तरह से फ्लॉप साबित हो जाती है। लेकिन प्रभास ने लगातार मिल रही फेलियर के बारे में ना सोचकर काम करते रहते हैं और 2004 में ही एक ऐसी फिल्म भी आती है जो प्रभास को रातों रात स्टार बना देती है और तेलुगु सिनेमा में उन्हें पहचान भी दिलाती है। जहाँ 2004 में केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी सुनामी आई होती है, तो इसी साल प्रभास के करियर की सुनामी वर्षम भी आती है, जिसमें प्रभास के साथ त्रिशा कृष्णन, गोपी चंद और रियल एंड रियल लाइफ विलन प्रकाश राज भी काम करते हैं। सिर्फ 8 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 21 करोड़ का छप्पड़ फाड़ कलेक्शन करती है और ब्लॉकबस्टर साबित हो जाती है। और कई जगह पर ये फिल्म तो 180 दिनों तक थिएटर में लगी रही थी। जहां प्रभास को इस फिल्म के लिए संतोषम फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला, तो वहीं इस फिल्म को डिफरेंट कैटेगरीज में नंदी, फिल्म फेयर, सिनेमा जैसे 25 अवार्ड मिले। और एज यूजुअल आगे चलकर इसे भी तमिल में मजाई और हिंदी में अपने बागा की बागी एज अ बागी छाप दिया गया। ओए, रुक क्यों गए? मुझसे शर्मा गए क्या? नखरे करना बंद करो। हाँ, यू नो आई लव यू ना। प्लीज बरसो, इतना बरसो कि बस रुकने का नाम ही मत लो। नहीं बरसोगे। फिल्म की कहानी भी काफी मस्त होती है, जहाँ अपने हीरो हीरोइन तभी मिलते हैं जब बारिश होती है, लेकिन लड़की का अनरोमांटिक बाप उसकी शादी कहीं और करवा देता है। वैसे आप भी इस फिल्म को हिंदी डब में देख सकते हो एज बारिश द सीजन ऑफ लव। और वर्षम का गाना मैं लग गया ही प्रभास की सबसे फेवरेट सॉन्ग्स में से भी एक होती है। इवन प्रभास इतने हम्बल है कि जब उन्हें बाहुबली की सक्सेस के बाद मीडिया ने जलेबी की तरह टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे तो उन्होंने काफी स्मार्टली उसका जवाब दिया। For closing, I have my last question to Prabhas. Are you all set to give a tough competition to the Khans here? Thank you, ma'am. Can I leave? और 2004 में ही एक और भी फिल्म आई अडावी रामाडू। इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर देने के बाद भी सेम ईयर में आई ये फिल्म गंदी पिटी। 10 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म अपने बजट के आधे पैसे भी रिकवर नहीं कर पाई, क्योंकि फिल्म में आने के बाद ही क्रिटिक्स ने कह दिया कि इस फिल्म को देखने से बेहतर हम सुनामी में कूदकर अपनी जान दे दे। और 2005 में प्रभास के डायरेक्टर कृष्णम वामसी के साथ एक फिल्म आई चक्रम। इस फिल्म में उनके साथ असीन ने भी काम किया और 12 करोड़ के बजट में बनी चक्रम ने 10 करोड़ का कलेक्शन किया और फ्लॉप साबित हुई। लेकिन फिर भी इस फिल्म को 2 नंदी अवार्ड भी मिले। बैक टू बैक एक डिजास्टर और एक फ्लॉप देने के बाद प्रभास के द्रोणाचार्य एस.एस. राजामौली ने उनके लाइफ में एंट्री मारी और सितंबर 2005 में इन दोनों की फिल्म आई छत्रपति। इस फिल्म के राइटर अगेन राजामौली की ऑलमोस्ट सारी फिल्मों की स्टोरी लिखने वाले उनके बाबूजी बी विजेंद्र प्रसाद ही रहे। 13 करोड़ की छत्रपति ने वर्ल्ड वाइड 32 करोड़ का कलेक्शन किया और ब्लॉकबस्टर साबित हो गई। इस फिल्म में प्रभास के साथ प्रदीप रावत, नरेंद्र झा, श्रीनिवास राव, श्रेया सरन, जीवा जैसे कई सारे स्टार्स ने काम किया और राजामौली की भी एज अ डायरेक्टर ये 4th फिल्म थी, इसलिए इस फिल्म की सक्सेस उनके लिए भी काफी बड़ी अकम्पलिशमेंट थी। फिल्म में जहां भानुप्रिया को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नंदी अवार्ड मिला, तो राजामौली की कजिन MM कीरवानी को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का नंदी अवार्ड। हाँ, ये वही है जिनको RRR के लिए आगे चलकर ऑस्कर भी मिला। और फिर से मगरमच्छ की तरह मुंह खोले बैठी दूसरे इंडस्ट्री के लोगों ने इसे भी तुरंत छाप दिया। बंगाली में से रिफ्यूजी तो बांग्लादेश में कठोर, और कन्नड़ा और हिंदी वालों ने तो नाम बदलने की भी मेहनत नहीं करी। मतलब इतनी मेहनत कौन करे, सीधा उठाओ और नाम सही छाप दो। एक्शन फिल्मों में इस तरह की धांसू एक्शन करने वाले प्रभास ने खुद बताया कि वो मेरी तरह एक काफी लेजी, शाई और इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान है। Lazy, shy, and can't meet people. 3 problems I have. I think about it. Like, why am I in this field? Luckily, Bahubali happened, so I don't have a chance. I don't know. I don't want that shyness. I want to be. I don't want to have that because it's like sometimes very uncomfortable for me also. और एक बात, बापू APJ कलाम सर, बिग बी, उनकी एक्स रेखा जी, राजा मौली, अनिरुद्ध, ज्योतिका मैम, रवीना टंडन जी और मेरी तरह प्रभास भी एक अक्टूबरियन है। मतलब उनका बर्थडे 23 अक्टूबर को आता है। वैसे आप में से कितने लोग अक्टूबरियन हो, कमेंट में जरूर बताना। छत्रपति जैसी ब्लॉकबस्टर के बाद 2006 में प्रभास के सबसे अच्छे दोस्त प्रभु देवा के डायरेक्शन में फिल्म आई पौर्णमी, जिसमें वर्षम के बाद अगेन उनके साथ त्रिशा जी ने काम किया। बट फिर से वही हुआ जो होना था। 15 करोड़ के बजट की ये फिल्म 17 करोड़ कमा पाई और बिलो एवरेज फिल्म साबित हुई। लेकिन इस एवरेज कलेक्शन करने वाली फिल्म
फिल्म को भी तमिल और मलयालम में कंट्रोल C और कंट्रोल V कर दिया गया, तो हिंदी में इसे त्रिदेव प्यार की जंग नाम से डब किया गया। उसके बाद 2007 में प्रभास की 2 फिल्में आई, योगी और मुन्ना, जिसमें से एक डांस ड्रामा थी तो एक एक्शन ड्रामा। वी विनायक के डायरेक्शन में बनी योगी में प्रभास के साथ नयनतारा, प्रदीप रावत, श्रीनिवास राव ने भी काम किया और 22 करोड़ के बजट में बनी योगी ने 25 करोड़ का कलेक्शन किया और एक एवरेज फिल्म साबित हुई। तो वहीं वामसी पड़ापल्ली के डायरेक्शन में बनी मुन्ना में फिल्मों से ज्यादा कपड़ों के लिए फेमस इलियाना डिक्रूज ने भी प्रभास के साथ काम किया और 12 करोड़ की मुन्ना झुनझुना बजाते हुए 10 करोड़ कमा के फ्लॉप साबित हो गई। मतलब प्रभास का करियर ग्राफ वर्टिकल लाइन ग्राफ की तरह अप एंड डाउन होते रहा है, एक हिट तो एक दो फ्लॉप या फिर डिजास्टर। और जहाँ योगी हिंदी डब में माँ कसम बदला लूंगा, तो वही मुन्ना एस बगावत एस जंग नाम से प्रेजेंट है। मतलब इन फिल्मों का हिंदी डब नाम कौन BKL लोग रखते हैं, मतलब इतना खतरनाक नाम तो भोजपुरी सिनेमा में भी लोग नहीं रखते। फिर 2008 में प्रभास और पुरी जगन्नाथ जैसे वेटरन डायरेक्टर की फिल्म आती है बुज्जी गाडू। इस एक्शन कॉमेडी जॉनर की फिल्म में प्रभास के साथ मोहन बाबू और फिर से त्रिशा जी काम करती हैं। फिल्म की स्टोरी भी काफी दिलचस्प होती है, जहां अपना बुज्जी यानी प्रभास और चिट्टी यानी त्रिशा एक दूसरे से बचपन से ही प्यार करते हैं और एक दिन दोनों में बहस हो जाती है और अपनी गोरी चिट्टी बुज्जी को उसे 12 साल के लिए दूर होने को कहती है और आगे जाकर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और बाद में काफी कुछ होता है और अपना बुज्जी जेल तक चला जाता है। एंड द रेस्ट ऑफ द फिल्म वाज अबाउट देयर बिछड़े प्यार की कहानी। दिनों तक क्या? कितने दिनों तक बात नहीं करोगी? दिन नहीं, सालों तक। कितने सालों तक? 10-12 साल। 10 या 12? ठीक से बोलो। 12 साल। ठीक है, तब तक मैं भी बात नहीं करूंगा, तो तुम मुझे क्या दोगी? मैं तुमसे शादी। लेकिन एक सेकंड, कल की 2898 में प्रभास के AI रोबोट का नाम क्या होता है? बुज्जी, राइट? ये गड़बड़ है बाबा। मेकर्स ने कहीं इस फिल्म से इंस्पायर्ड होकर ही AI रोबोट का नाम तो नहीं रखा, मतलब कुछ भी हो सकता है बॉस। पहले अगर आपको ये फिल्म हिंदी में देखनी है तो आप इसे दीवार द मैन ऑफ पावर नाम से देख सकते हो। अब वैसे तो प्रभास बॉलीवुड में SRK, सलमान और ऋतिक के बहुत बड़े वाले फैन है और जब उनसे किसी बॉलीवुड डायरेक्टर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने राजकुमार हिरानी का नाम लिया और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने मुन्ना भाई MBBS और 3 इडियट्स को 20 टाइम्स से ज्यादा बार देखा है। और जब उनसे बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ काम करने के लिए पूछा गया तो उन्होंने दीपिका और आलिया का नाम लिया। Okay, a Bollywood actor you definitely want to work with one day. Me? Yeah. A lot of people are there. Deepika, Alia, yeah, both maybe. फिर 2009 में प्रभास की एक ऐसी भी फिल्म आई जिसमें उनके पापा और चाचा दोनों ने उनके साथ काम किया। 2009 में आई बिल्ला को, जहां उनके पापा ने को प्रोड्यूस किया, तो वहीं इस फिल्म में उनके चाचा कृष्णम राजू ने भी एक्ट किया और इस फिल्म में उनके साथ अनुष्का शेट्टी भी दिखाई दी। बिग बी की डॉन पर बेस्ड इस फिल्म ने 26 करोड़ का कलेक्शन किया और हिट साबित हुई। तो वहीं जहाँ दूसरे एक्टर्स के पापा ने उनके लिए 8-10 फिल्में प्रोड्यूस कर दी, तो ये प्रभास की पहली और आखिरी फिल्म भी बनी जिसे उनके पापा ने प्रोड्यूस किया। प्रभास के पापा उन्हें हमेशा एक काफी बड़ी फिल्म में देखना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाहुबली के आने से 5 साल पहले I mean in 2010 ही पास्ट अवे। और प्रभास को इस बात का मलाल हमेशा के लिए रह गया कि पूरी दुनिया ने उन्हें बाहुबली के लिए अप्रिशिएट किया, उनकी अपार सफलता देखी, बट ऐसा उनके पापा नहीं देख पाए। बिल्ला फिल्म का गाना माय नेम इज बिल्ला भी काफी फेमस हुआ। बागड़ बिल्ला के बाद 2009 में पूरी जगन्नाथ के डायरेक्शन में ही फिल्म आई एक निरंजन, जिसमें प्रभास के साथ अब MP बन चुकी और बिना मतलब कुट चुकी कंगना रनौत ने भी काम किया। इस फिल्म में बॉलीवुड के एक और एक्टर गरीबों के रॉबिन हुड सोनू सूद ने भी काम किया और ब्रह्मानंदन और एक्टर कम फूड ब्लॉगर आशीष विद्यार्थी भी दिखाई दिए। ये फिल्म हिंदी में भी अवेलेबल है एज एक था रास्ता नाम से। इन तेलुगु एक निरंजन मूवी में आप काम कर रहा है प्रभास के साथ। अगर एक निरंजन 2 करे तो आप प्रभास के साथ काम करेगा क्या? Of course I would love to. I've been so happy for his success and you know how he has been just so incredibly successful as a pan-India star. We were both very young when we did that film. And I remember he's such a great host. He treated us with amazing food at his farmhouse and he was very kind and very. सबको हमेशा गरियाने वाली और ट्रोल करने वाली कंगना जी ने भी अगर प्रभास को इतना अप्रिशिएट किया तो भाई बिना वजह प्रभास को ट्रोल करने वाले अब तो मान लो कि ही इज एक्चुअली ए जेन्युइन गाय। हाँ बस अब फार्म हाउस के लिए ट्रोल करने मत निकल जाना। वो प्रभास से सलमान भाई नहीं, जहाँ पर लड़कियां लंदन, US, श्रीलंका से सीधा फार्म हाउस लैंड करती हैं। एक निरंजन के लिए प्रभास को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर के लिए भी नॉमिनेट किया गया। फिर 2010 में प्रभास की एक ऐसी भी फिल्म आती है जो उनके करियर की लोकल ट्रेन को वंदे भारत बना देती है और ये फिल्म उन्हें एक नया नाम और पहचान भी दिलाती है और वो फिल्म होती है डार्लिंग। इस फिल्म के माई बाप बोले तो डायरेक्टर होते हैं ए करुणाकरण और इस फिल्म में प्रभास के साथ काजल अग्रवाल भी काम करती है। छत्रपति के बाद लगातार मिल रही असफलता के काले बादल छटते हैं और इस रोमांटिक कॉमेडी का जादू ऐसा चलता है कि 18 करोड़ की डार्लिंग 55 करोड़ का गेंदफाड़ कलेक्शन करती है और ये 5th हाईएस्ट ग्रॉसिंग तेलुगु फिल्म ऑफ 2010 भी बनती है। इस फिल्म को बाद में कन्नड़ा में एस बुलबुल और हिंदी में एस सबसे बढ़कर हम नाम से डब किया जाता है। वाकई मैं किस्मत वाली हूँ कि मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुम मुझे चाहते हो
और दुआ करती हूँ कि ये प्यार ऐसे ही बना रहे। तुम्हारे बिना मैं एक पल नहीं रह सकती। I love you. I love you, प्रभास। और इस फिल्म को दरअसल 2-3 साल पहले मैंने एक फेसबुक क्लिप में देखा था और उसके बाद उसी दिन मैंने पूरी फिल्म ही देख डाली थी। और गोल्ड माइन वालों ने इस फिल्म को 3-4 बार रीअपलोड करके खूब पैसे छापे हैं। इस फिल्म के लिए प्रभास को बेस्ट एक्टर का सिनेमा अवार्ड भी मिला और इसी फिल्म के बाद उन्हें उनके हम्बल एंड कूल नेचर की वजह से उनके फैंस ने डार्लिंग भी बुलाना स्टार्ट कर दिया। और सुकुमारन जैसे एक्टर ने भी प्रभास के लिए क्या कहा था वो आप खुद ही सुन लो। He is an absolute darling. I mean, there are nice guys, there are nice people, and then there is Prabhas. Like, when you're working with him, you almost feel like you're his guest. He'll make sure that, you know, there are chefs just there for you. Every day there will be a question asked, is there something you feel like eating today, something special? And you know, are you happy? Is there anything you want? और प्रभास कितने बड़े फूडी हैं कि जब कल की 2898 की शूटिंग के टाइम प्रभास अमिताभ बच्चन से मिलते हैं तो यूं ही पूछ लेते हैं कि अरे तुम तो इतने बड़े फूडी हो, कभी हमें भी खिलाओ अपने यहाँ का खाना। तो प्रभास एक दिन लिटरली डिफरेंट टाइप्स के इतना सारा खाना उनके घर भेज देते हैं जितने में उनका पूरा घर, उनके मेट्स, मैनेजर सब खा ले फिर भी खाना बच जाए। इसी को लेकर बिग बी एक ट्विटर पर एक पोस्ट भी करते हैं। लेकिन बड़ी बात ये होती है कि इतने बड़े फूडी होने के बाद भी प्रभास अपना मस्कुलर फिजिक मेंटेन करके रखते हैं। 2011 में प्रभास की अगेन काजल अग्रवाल और तापसी नुन्नू के साथ फिल्म आती है मिस्टर परफेक्ट। 25 करोड़ की फिल्म वर्ल्ड वाइड बजट से दुगना कलेक्शन करती है और 50 करोड़ कमा के सुपर हिट साबित हो जाती है। इस फिल्म का नाम अल्लू अर्जुन की फिल्म आर्या 2 का गाना मिस्टर परफेक्ट से ही इंस्पायर्ड होता है और इसे सिमा, मिर्ची, संतोषम जैसे कई सारे अवार्ड्स भी मिलते हैं। डार्लिंग, मिस्टर परफेक्ट जैसी फिल्मों के बाद प्रभास के करियर में एक और फिल्म आती है रेबेल, जिसे राघव लॉरेंस डायरेक्ट करते हैं और फिल्म में प्रभास के अलावा तमन्ना भाटिया, दीक्षा, गजनी वाले, प्रदीप सेठ और मम्मा नंदन भी काम करते हैं। लेकिन ये फिल्म बिलो एवरेज साबित हो जाती है। जहाँ प्रभास की रेबेल 2012 में ऑलमोस्ट पिट जाती है तो वहीं इसी साल ही राजा मौली की ईगा यानी मक्खी पानी में आग लगा देती है और अल्लू अर्जुन की अगस्त 2012 में आई जुलाई भी हिट साबित होती है। लेकिन प्रभास कहते हैं कि वंस आई सी माय मदर्स स्माइलिंग फेस सो आई फॉरगेट ऑल द शूटिंग प्रेशर्स एंड टेंशंस, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन एट दैट मोमेंट। जो भी बोलो भाई, हम लॉन्डो की जिंदगी में डिप्रेशन, एंग्जाइटी ना होने का पहला कारण हमारी माँ ही होती है और दूसरा हमारे हरामी दोस्त जिसे किसी भी सिचुएशन में मस्ती और मजाक ही सोचता है। और 2012 में प्रभास ने अपनी डेनेकना रेड्डी में अपनी आवाज भी दी थी और इस कैमियो के बाद 2013 में उनकी एक और बहुत बड़ी फिल्म आती है मिर्ची और इसी फिल्म ने मुझे प्रभास का डाई हार्ड फैन भी बना दिया था। कोटाला सिवा की इस फिल्म में प्रभास के साथ अनुष्का शेट्टी ने भी काम किया था। 25 करोड़ की इस फिल्म में 80 करोड़ कमा के 2013 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग तेलुगु फिल्म भी बनी थी। मर्द के पास हथियार हो या ना हो, वो खाली हाथ भी दुश्मन को धूल चटाने की हिम्मत रखता है। वो देख, मर्दों की फौज। इंसानों की जान लेने को आप मर्दानगी कहते हो? अरे ऐसा पहले के जाहिल इंसान सोचते थे। इसके लिए बहादुरी की जरूरत नहीं होती, मर्दानगी कहते हैं दुश्मन से भी दोस्त। इस फिल्म को 6 नंदी अवार्ड्स भी मिले तो वहीं इसे कन्नड़ा, बंगाली और उड़िया में भी रीमेक किया गया। अगर आपने आज तक ये फिल्म नहीं देखी तो आज ही जाकर देख लेना, भाई की रिकमेंडेशन है। अरे अभी थोड़ी ना बोला था, अभी तो आपको बहुत कुछ बताना है। और मिर्ची के बाद ही उनके फैंस उन्हें डार्लिंग प्रभास से ज्यादा यंग रेबल स्टार का नाम भी देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रभास को इस तरह के भारी भड़कम टाइटल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें सिर्फ प्रभास कह के ही बुलाए। इवन बाहुबली की इनक्रेडिबल सक्सेस के बाद भी जब मीडिया ने उन्हें क्रेडिट दिया तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया और ये भी कहा कि ये सब राजा मौली की वजह से पॉसिबल हो पाया। उन्होंने सिर्फ वही किया जो राजा मौली ने उनसे करने को कहा। और आपको शायद ही पता होगा कि प्रभास ने 2014 में भी बॉलीवुड में एंट्री मारी थी। अपने दोस्त प्रभु देवा के कहने पर उन्होंने प्रभु देवा की ही डायरेक्ट की हुई अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा की फ्लॉप फिल्म एक्शन जैक्सन में भी कैमियो किया। 2005 में छत्रपति के बाद प्रभास की लाइफ, बॉडी, स्टेटस, रुतबा पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देने वाले उनके गुरुजी यानी राजा मौली उनके पास एक और फिल्म का ऑफर लेकर पहुंचे। लेकिन शर्त ये थी कि इस फिल्म के लिए उन्हें उनके 5 साल चाहिए थे, जो कोई भी एक्टर देने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि हर कोई कॉमर्शियल फिल्में करने में बिलीव करता था। इतना टाइम, इतनी जीतोड़ मेहनत के लिए कोई भी रेडी नहीं था। लेकिन प्रभास ने राजा मौली और उनके पिताजी वी विजेंद्र प्रसाद की कलम पर विश्वास दिखाया और 2012 में साइन की बाहुबली फ्रेंचाइज। प्रभास ने फिल्म तो साइन कर ली, लेकिन इस फिल्म में उन्हें वो सब
कुछ करना पड़ा जो उन्होंने अपनी पिछली 17 फिल्मों में से किसी में भी नहीं किया था। इस फिल्म के लिए उन्हें शॉर्ट्स फाइटिंग, किक बॉक्सिंग, कुंफू और हॉर्स राइडिंग सीखनी पड़ी। इवन अपनी डाइट में उन्हें 20-25 अंडे तक भी रोज खाने पड़े। एक्चुअली बाहुबली में प्रभास को 2 कैरेक्टर प्ले करने होते हैं। एक तो सिबड़ू, जिसके लिए उन्हें उनका बॉडी वेट 75 to 80 kg करना होता है, तो वहीं दूसरे कैरेक्टर के लिए अप्रॉक्स 95 kg। और इस तरह बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना कितना ईजी है, जो जिम जाते होंगे उन्हें तो अच्छे से पता होगा। मतलब 1 महीने में 1.5 से 2 kg कम या ज्यादा करने में फट के हाथ में आ जाती है। 180 करोड़ के बजट में बनी बाहुबली द बिगिनिंग सिर्फ तेलुगु सिनेमा ही नहीं, बल्कि उस टाइम पर पूरे इंडियन सिनेमा की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म भी रही। जब ये फिल्म आई थी, इसे कुछ समोसा क्रिटिक्स ने ओवर हाइप्ड और वाहियात फिल्म बता दिया। और कटप्पा वाले सीन के बाद तो ये लोग और भी फ्यूरियस हो गए, क्योंकि किसी भी फिल्म में हीरो को ही टपका देना मतलब पीपल लिटरली गॉट शॉक्ड। Telugu first date was a very bad talk. No, they were expecting too much Rajamouli and me. Right. Suddenly, Katappa comes and kills the hero. And they didn't like it. It was shock and it was abrupt cut. So they never saw a film like that. And they didn't expect that and they were a little worried. For a little afternoon, evening, it was a very bad talk. And I said, I read, Kaya. बाहुबली बन गया। लेकिन धीरे धीरे फिल्म का खुमार लोगों पर चढ़ना स्टार्ट हुआ और इस फिल्म ने ना सिर्फ तेलुगु सिनेमा बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया। लोग इमोशनली फिल्म से कनेक्ट कर पाए और वर्ड ऑफ माउथ की वजह से फिल्म का ऑर्गेनिक प्रमोशन भी हुआ और लोग पूरी की पूरी फैमिली लेकर थिएटर पहुंच गए। इस फिल्म ने पूरी इंडियन सिनेमा के फिल्म मेकर्स का पर्सपेक्टिव ही बदल कर रख दिया। जहाँ लोग 100 करोड़ की फिल्म बनाने में भी 10 बार सोचते थे, तो वहीं कोई मूवी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बाहुबली मेकर्स वर सो कॉन्फिडेंट कि उन्होंने इस फिल्म के लिए 400 करोड़ का लोन लिया था, वो भी 24% ब्याज पे। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी। जिस कारण से मेकर्स थोड़े वरीड थे वो था कटप्पा वाला सीन। मतलब वो सोच रहे थे कि पब्लिक का क्या रिस्पांस होगा। लेकिन फिल्म आने के बाद ये उस टाइम पर इंडिया का एक बहुत बड़ा सवाल भी बन गया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। लोग सेकंड पार्ट के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि प्रभास, बदोबदी के दूर के भाई दगुबट्टी, राजामौली से भी हर जगह पार्ट 2 के बारे में पूछा जा रहा था। 2 साल के बाद बाहुबली द कंक्लूजन 28 अप्रैल 2017 को आई और ये एक फिल्म नहीं बल्कि एक आंधी थी जिसका बजट इसके पहले पार्ट से भी ज्यादा था। यानी इस फिल्म का बजट 250 करोड़ था। फिल्म को पब्लिक का अनइमेजिनेबल रिस्पांस मिला। बिना किसी पीआर पेड प्रोमो के फिल्म ने 1810 करोड़ का फेनोमेनल कलेक्शन किया और ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म भी बनी और ये इंडिया की फर्स्ट 1000 करोड़ क्रॉस करने वाली फिल्म भी बनी। इस फिल्म के 12 करोड़ टिकट्स बिके और शोले के बाद जो कोई भी फिल्म आज तक नहीं कर पाई थी वो इस फिल्म ने कर दिखाया। जहाँ बाहुबली 1 को 2 फिल्म फेयर, एक एशियन फिल्म अवार्ड, 3 सीमा, 5 सिनेमा और मोस्ट विजुअल शॉर्ट इफेक्ट के लिए मूवी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला। वहीं इसके दूसरे पार्ट के लिए एक 50,000 स्क्वायर फीट का पोस्टर भी बनाया गया जिसकी वजह से इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली और दूसरे पार्ट को भी 3 नेशनल अवार्ड जितना बड़ा अवार्ड मिला और इसके अलावा राणा दगुबट्टी को इतने कम एज में दादा साहेब फाल्के जैसा अवार्ड भी मिला। कुल मिलाकर पार्ट 2 को 28 अवार्ड्स मिले। व्हाइल शूटिंग बाहुबली 2, प्रभास गॉट 6000 मैरिज प्रपोजल्स एज वेल, लेकिन उन्होंने सलमान भाई को अपना आइडल बनाया और सबको रिजेक्ट कर दिया। इवन एक ऐसे भी न्यूज आई कि बाहुबली 1 के टाइम पर उनके पेरेंट्स ने उन्हें उनसे काफी छोटी लड़की से अरेंज मैरिज भी तय कर दी, लेकिन उन्होंने बाहुबली 2 की शूटिंग की वजह से उसे डिनाई कर दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। राजामौली ने खुद बताया कि बाहुबली 2 के लिए प्रभास ने फिल्मों को तो डिनाई किया ही, इवन एक 10 करोड़ के एड ऑफर को भी ठुकरा दिया। वैसे प्रभास से पहले तो कई सुपरस्टार्स भी हुए, लेकिन प्रभास को पहला पैन इंडिया सुपरस्टार का टाइटल भी मिला और मैडम तुसाद बैंकॉक में प्रभास का वैक्स स्टैच्यू भी लगाया गया और ऐसा आज तक रजनी सर या कमल हसन सर के साथ भी नहीं हो पाया। और जहाँ आज स्टार्स तो छोड़ो 4-5 मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर भी फैंटम होने लग जाते हैं, खुद को सस्ता अंबानी तक समझ लेते हैं, तो प्रभास ने अपने सुपरस्टार या पैन इंडिया स्टार के टाइटल को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। बिकॉज प्रभास नेवर बिलीव्स ही इज अ सुपरस्टार। उन्होंने कहा कि ना मुझे पब्लिक के सामने पोजेस देकर फोटो खिंचाना आता है, ना मुझे इंटरव्यू देना आता है। सुपरस्टार तो वो होते हैं जो अपने करियर के एक डिकेड यानी 10 साल तक एक ही जगह बने रहे, जैसे रजनी सर, कमल सर, शाहरुख सर एक्सेट्रा। इवन बाहुबली के लिए अपने 5 साल देने, 300 दिन तक लगातार शूटिंग करने और इस फिल्म के लिए खुद को जला देने के बाद भी उन्होंने हमेशा इसका क्रेडिट राजामौली को ही दे दिया। और राजामौली ने खुद बताया कि उन्होंने इस फिल्म के लिए कोई फीस भी डिमांड नहीं की और कहा मालिक जो आपको ठीक लगे दे देना। Darling, how do you deal with the pressure of the expectation? I know what happens on the day of the release. I'm not talking about the day of the release. Yeah, I don't I'm know. talking about in general. So after Bahubali, it was like really tough, definitely. I didn't know what to do. It's like suddenly from Telugu film industry to India, Japan. Not India, it's like a world phenomenon. I went to Italy. In Italy, I was standing outside Dolce & Gabbana, some clothing. Suddenly a dwarf comes. He can't even speak English. He's like, Prabhas. He didn't say Bahubali, he said Prabhas. Wow. I was like, Rajamouli. And he said, I saw Bahubali. He removed his phone and showed.
I thought like Rajamouli. जैसे कहा जाता है कि हर उजाले के दिन के बाद फिर काली रात जरूर आती है, तो वैसा ही कुछ प्रभास के साथ भी हुआ। प्रभास ने भी तेलुगु सिनेमा से निकलकर बॉलीवुड में एंट्री मारी, जो कि उनके लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक में से भी एक थी। उन्होंने भूषण कुमार के साथ धड़ाधड़ 3 बिग बजट फिल्में साइन कर ली और पंचायत वाले भूषण की तरह ये भूषण भी उनके लिए बनराकस ही साबित हुआ। बाहुबली रिलीज के 2 साल बाद यानी 2019 में आई साहो फिल्म पर 350 करोड़ फूंक दिए गए, जो कि बाहुबली 2 के बजट से भी 100 करोड़ ज्यादा थी। जहां ये फिल्म प्रभास की हिंदी डेब्यू थी तो श्रद्धा कपूर की तेलुगु डेब्यू। इस हाफ कुक गैंगस्टर वाली फिल्म में बाहुबली की तरह खूब हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई और जहां बाहुबली को डिस्ट्रीब्यूट करके धर्मा वाले यानी करण चौहान और रवीना टंडन के हस्बैंड यानी अनिल थडानी के AA फिल्म्स वालों ने अच्छा पैसा बनाया, तो साहो के डिस्ट्रीब्यूटर बने फिर से AA फिल्म्स और YRF वाले। लेकिन बाहुबली ने जितनी हाइप क्रिएट की उससे कहीं ज्यादा पब्लिक को डिलीवर किया। तो वहीं हाफ कुक गैंगस्टर 350 करोड़ के साहो ने 439 करोड़ का कलेक्शन किया और बिलो एवरेज फिल्म साबित हुई। और एक बात, जहां बाहुबली के दोनों पार्ट्स को शरद केलकर ने अपनी कड़क आवाज दी, तो वहीं साहो को प्रभास ने खुद ही डब किया। और एक प्योर गुजराती, तमिलियन, कन्नड़, डेगास या बंगाली अगर हिंदी में बात करे तो कहीं ना कहीं उनकी एक्सेंट इजीली समझ में आ ही जाएगी और अक्सर ये लोगों को काफी फनी भी लगता है। यही प्रभास के साथ भी हुआ। वही दूसरी तरफ जहाँ बाहुबली की कमान इंडियन सिनेमा के राजा यानी राजामौली के हाथों में थी, तो वहीं साहो की कमान थी सुजीत के हाथों में। और 350 करोड़ के साहो ये उनकी दूसरी फिल्म थी। मतलब मेकर्स के सिर पर नारियल गिरा था या फिर उन्होंने खुद ही अपना सिर नारियल पे दे मारा था, कुछ समझ ही नहीं आया। और जहां प्रभास की फीस उनकी डेब्यू फिल्म ईश्वर के लिए 4 लाख थी, तो मिर्ची के लिए उन्होंने 5 करोड़ चार्ज किया था। तो वहीं बाहुबली 1 और 2 की फीस कुल मिलाकर 25 करोड़ थी। तो इस साहो के लिए न्यूज आई कि उन्होंने सीधा 100 करोड़ चार्ज किया है, जिसके बाद से उनकी बुरी तरह ट्रोलिंग स्टार्ट हुई। फिर जाकर प्रभास ने कंफर्म किया कि साहो की हाई बजट की वजह से उल्टा उन्होंने अपनी फीस 20% कट कर दी थी, क्योंकि इस फिल्म को भी उनके फ्रेंड ने ही को प्रोड्यूस किया था, जिन्होंने उनकी पहली फिल्म ईश्वर को को प्रोड्यूस किया था। भले ही साहो की ऑल टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 439 करोड़ ही रही, लेकिन प्रभास का भौकाल ऐसा था कि फिल्म ने पहले ही दिन 130 करोड़ से ओपनिंग ली। और जैसे कि फिल्म रिलीज के दिन अक्सर स्टार्स बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, सबको ऐसा ठक धक हो रहा होता है, तो ये प्रभास अपने फिल्म रिलीज के दिन चद्दर तान के सोते हैं और अपने दोस्तों को कह देते हैं कि अगर फिल्म की ओपनिंग बवाल होगी तभी मुझे उठाना। Friends, I'll be sleeping. I'll tell my friends, see, until if it's a blockbuster, wake me up. Otherwise, don't wake me up. But again, I'll wake up. I'm like, what happened? साहो के बाद प्रभास की भूषण कुमार के साथ एक और फिल्म आती है राधे श्याम। फिल्म की स्टोरी ठीक ठाक होती है, लेकिन बाहुबली से जिस तरह का स्टैंडर्ड प्रभास ने सेट कर दिया होता है, उसी वजह से लोग इस फिल्म से काफी डिसअपॉइंट होते हैं। और अगेन डायरेक्टर राधे कृष्ण कुमार, अगर आप इन्हें नहीं जानते हो चौंकने की जरूरत नहीं है, मैं भी नहीं जानता था, क्योंकि ये भाई साहब की दूसरी फिल्म थी। मतलब मेकर्स जानबूझकर किसी को भी सड़क से उठाकर डायरेक्टर बना दे रहे थे। फिर क्या था, जो होना था वही हुआ। फर्स्ट डे पर फिल्म ने 109 करोड़ का कलेक्शन किया और अपनी लाइफ टाइम कलेक्शन सिर्फ 214 करोड़ कर पाई। और साहो आने के 3 साल बाद भी मेकर्स ने इस फिल्म से कोई सीख नहीं ली और फिर से इस फिल्म को प्रभास से ही डब करवा दिया। मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है कि मेकर्स ने इन फिल्मों को फ्लॉप होने के लिए ही बनाया था। लेकिन भूषण कुमार ने प्रभास को लेकर एक बहुत ही सही बात कही। उन्होंने कहा कि प्रभास की फ्लॉप फिल्में भी दूसरों की हिट फिल्मों से ज्यादा कलेक्शन करती हैं। India. And Prabhas after Bahubali has become that kind of pan-India artist, and he works. Even Saho, which didn't did that kind of business, but his lowest business was also a hit business of. इतने बुरे वक्त में भी उनके फैंस उनके लिए हमेशा लॉयल बने रहे, क्योंकि प्रभास ने कभी भी अपने फैंस से एज ए स्टार मुलाकात की ही नहीं, बल्कि वो हमेशा SRK की तरह अपने फैंस पर प्यार लुटाया करते। इवन उनके एक ओवर एक्साइटेड फैन ने तो सेल्फी लेने के बाद उन्हें थप्पड़ भी मार दिया। बेटा ऐसा कभी सलमान खान के साथ करके देखा ना, फिर तुम गाड़ी के नीचे और गाड़ी तुम्हारे ऊपर, टू मच फन। हाँ, लेकिन एक बार अक्षय कुमार को उनके फैंस ने QR कोड स्कैनर की तरह स्कैन जरूर किया था। अपने स्पेशली एबल्ड फैन को अपने नंबर देने से लेकर दूसरे स्पेशली एबल्ड फैन को पूरा टूर देने तक प्रभास ने अपने फैंस को कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। इवन एक बार 20 ईयर्स के राजू नाम के एक फैन जब उनसे मिलना चाहते थे एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर लास्ट स्टेज, तो प्रभास उनसे मिलने पहुंच जाते हैं और डॉक्टर्स ने बताया था कि वो सिर्फ 1-2 दिन ही जीने वाला होता है, लेकिन प्रभास से मिलने के बाद वो 10-12 दिन और जी जाता है। इसके अलावा प्रभास ने 1650 एकड़ का काजीपल्ली रिजर्व फॉरेस्ट भी अडॉप्ट किया, तो वहीं 4 करोड़ कोविड के टाइम पर और 3 करोड़ PM रिलीफ फंड में भी डोनेट किया। इसके अलावा उन्होंने एक बार हैदराबाद के एक हॉस्पिटल को भी अडॉप्ट किया और CMRF फंड में भी पैसे दिए। और सर यही वो वजह रही कि उनके फैंस आज भी उनके फिल्म के टीजर रिलीज पर एक बार बुलाने पर चले आते हैं और उनके लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। राधे श्याम के बाद प्रभास के लाइफ की सबसे बड़ी गलती यानी 2023 में आई फिल्म अधिपुरुष। 30 सीरीज के बैनर बनी अधिपुरुष को तानाजी वाले ओम रावत ने ही डायरेक्ट किया। फिल्म में पानी की तरह पैसा बहाया गया, सच में पानी की तरह
ही पैसा बहाया गया। मतलब फिल्म के डायलॉग्स, वीएफएक्स, स्टार कास्ट, आय हाय 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 हाय। पब्लिक ने आमिर की लाल सिंह चड्ढा के बाद किसी फिल्म को अगर सबसे ज्यादा ट्रोल किया तो वो अधिपुरुषी थी। अपनी आधी बाकी टीजर लाने के बाद इन्होंने फिल्म पर फिर से काम किया जिसमें 150-200 करोड़ फूक दिए गए और फिल्म का बजट 700 करोड़ टच कर गया। लेकिन प्रभास की फिल्म थी तो फिल्म ने अगेन 140 करोड़ से खाता खोला, लेकिन ये फिल्म 350 करोड़ कमा के डिजास्टर साबित हुई और प्रभास ने ओम राउत को अंदर बुलाया। उसके बाद क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। वैसे आप हमें गेस करके बता सकते हो। प्रभास को इतनी ज्यादा नेगेटिविटी झेलनी पड़ी कि उन्होंने सोशल मीडिया यूज करना ही बंद कर दिया। उनकी फेक फोटो वायरल कर दी गई, उन्हें लॉटरी स्टार, डायरेक्टर ड्रिवन एक्टर और ना जाने क्या क्या कहकर ट्रोल किया गया। इसलिए उन्होंने अपना इंस्टा अकाउंट भी बाद में डिलीट कर दिया। लेकिन इतनी ट्रोलिंग के बाद भी उन्होंने कभी भी उल्टा सीधा स्टेटमेंट या कंट्रोवर्सीज नहीं की। जहाँ SRK जैसे सुपरस्टार को भी कमबैक करने में 4 साल लग गए, तो वही प्रभास की 2023 में ही प्रशांत नील के साथ फिल्म आई सालार और इसकी पार्ट 1 जिसकी बजट 270 करोड़ थी उसने 715 करोड़ का कलेक्शन किया और हेटर्स की बोलती बंद कर दी। जहां दूसरे स्टार्स हमेशा से डिफरेंट जॉनर की फिल्में चूज करने के बजाय सिर्फ ये चाहते हैं कि जिस फिल्म की कमर्शियल वायबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, जो फिल्म में सबसे ज्यादा पैसे कमाएगी, हम तो वही फिल्म करेंगे। तो वही प्रभास ने एक डेली ट्रेडर की तरह अपने हर एक फिल्म में रिस्क लिया, एक्सपेरिमेंट किया। फिर चाहे वो राधे श्याम जैसी रोमांस एडवेंचर फिल्म हो, स्क्रिप्चर्स बेस्ड अधिपुरुष हो या फिर इंडिया की पहली माइथो साइंस फिक्शन कल्कि 2898। और जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे हर डायरेक्टर राजा मौली नहीं होता। कुछ लोग ओम राव जैसे इंकी पिंकी पोंकी वाले डोंकी भी होते हैं। प्रभास को अपने पूरे लाइफ स्पैन में अब तक सिर्फ 6 अवार्ड मिले हैं और उन्हें अभी तक फिल्म फेयर या फिर नेशनल अवार्ड नहीं मिला है। तो अब आपको बताते हैं कि प्रभास की और कौन कौन सी फिल्में आने वाली हैं। नंबर 1 कल्कि 2898। इस फिल्म के डायरेक्टर है नाग अश्विन और 600 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, कमल हसन, दीपिका पादुकोण के अलावा दिशा पटानी और 16 अदर कास्ट भी है। वैसे पहले फिल्म की रिलीज डेट 12 जनवरी बताई गई, फिर इसे 9th में किया गया और अब जाकर फिल्म 27 जून को आएगी। नंबर 2 कनप्पा। महादेव के भक्त कनप्पा की स्टोरी पर बेस्ड ये 100 करोड़ की स्मॉल बजट फिल्म होने वाली है जिसमें प्रभास का कैमियो होगा और मोहनलाल और खिलाड़ी कुमार का भी कैमियो होगा। इस फिल्म के लिए प्रभास ने कोई पैसे चार्ज नहीं किए क्योंकि 1976 में आई भक्त कनप्पा से इंस्पायर्ड होकर ही प्रभास ने फिल्मों में आने की सोची थी। नंबर 3 राजा डिलक्स। इस फिल्म पर ऑलरेडी काम चल रहा है और खुद डायरेक्टर मारुति ने ट्विटर पर कंफर्म किया था कि इस फिल्म में प्रभास के साथ निधि अग्रवाल भी होंगी। नंबर 4 स्पिरिट। रणवीर के साथ काम करने के बाद संदीप रेड्डी वांगा प्रभास के साथ उनकी अगली प्रोजेक्ट स्पिरिट पर भी काम करने वाले हैं, जो कि अगेन एक पैन इंडिया फिल्म होगी। इसमें त्रिशा कृष्णन भी होंगी और इसे प्रभास की अगली सबसे बड़ी फिल्म भी बताया जा रहा है। नंबर 5 सालार पार्ट 2। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि सालार 6 घंटे की फिल्म है, तो इसका दूसरा पार्ट हमें 2025 के एंड तक या 2026 के शुरुआत में देखने को मिलेगी। वैसे सालार में इतने ज्यादा कैरेक्टर्स हैं कि जिसे समझने के लिए 2-3 बार देखना पड़ा था। सचमुच फिल्म को गेम ऑफ थ्रोन्स बना दिया था इन लोगों ने। तो ये थी प्रभास की एंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट। वैसे आपको ये डिटेल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब कर लो यार। और प्रभास से जुड़े 3 सवाल। प्रभास एक्टर के बजाय क्या बनना चाहते थे? सेकंड, प्रभास के किस फिल्म को उनके पापा ने को प्रोड्यूस किया था? एंड थर्ड, प्रभास के साथ राजा मौली की पहली कौन सी फिल्म थी? वेल आपके आंसर्स ऑलवेज मीन्स अ लॉट फॉर अस, सो आंसर जरूर देना। तब तक के लिए हर हर महादेव।